Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about CUT PG एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो आप लोगों को पता है कॉमर्स के एग्जाम 19 मार्च को है आप लोगों का। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अब आपके पास टाइम भी कम है, लिमिटेड टाइम है, 19 को एग्जाम है, तो हम इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ साथ पढ़ते रहेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट से है। आपने इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में भी पढ़ा होगा मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हमने लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपॉली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ी थी। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि व्हाट is the correct sequence of competitive market structure as the highest degree of competition among the firms। तो ये बताना है कि मतलब किस मार्केट में ज्यादा हाईएस्ट कंपटीशन होता है जब फर्म्स के बीच में। तो आपको मोनोपोली पता है, मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है, जिसमें खाली वन सेलर होता है। इसमें आपका सेलर एक ही होता है, तो उसके पास पूरी पावर होती है प्रोडक्ट बेचने की। ठीक है, यहाँ पर आपका एक ही सेलर चल रहा होता है, तो सारी पावर उसके पास होती है कि वो किस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना चाहता है, क्योंकि उसके साथ कोई और कंपटीशन में है ही नहीं। और अगर कोई और फर्म इसमें अपना कंपटीशन करने आएगी उसको उसके लिए, तो क्या करेगी, वो हार जाएगी, क्योंकि इसके पास इतनी पावर है, इतना मार्केट शेयर इसने कवर किया हुआ है कि कोई भी इसको कॉम्पीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हाईएस्ट मोनोपोली पावर किसके, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपटीशन किस में होता है, मोनोपोली मार्केट में होता है। तो जो मोनोपोली है उसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ होता है। तो अगर आप करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर एज द हाईएस्ट डिग्री अमंग द फर्म, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में होता है आपका, सबसे हाईएस्ट होता है आपका मोनोपोली में। तो आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें लास्ट में ए आया है, तो ये दो ऑप्शन तो जो होंगे सेकंड और फोर्थ वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सबसे हाईएस्ट मोनोपोली में होता है, तो वो ये दो ऑप्शन अब आपके पास आ गए। अब आपको पता था परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि कंज्यूमर के पास मार्केट की पूरी नॉलेज है, और जो मार्केट में सेलर्स हैं वो बहुत सारे हैं, और सब क्या है, एक ही प्राइस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। इसलिए इसको प्राइस टेकर बोला जाता है, क्योंकि इस कंपटीशन में वो प्राइस खुद से फिक्स नहीं करते हैं, बल्कि जो मार्केट में फोर्सेस के थ्रू चलता है उस प्राइस को ये अपना सेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो मार्केट होती है उस पर कॉम्पिटिशन, डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन क्या होता है, वेरी लो होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है। मोनोपोली मार्केट कैसी होती है, उसमें सेलर क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, वो अपने हिसाब से प्राइस रखता है। वहीं पे परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होता है, वो खुद से प्राइस नहीं रखता है। तो सबसे लोएस्ट डिग्री ऑफ कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो सी ऑप्शन आपका सबसे लोएस्ट है, तो सबसे पहले वो आ जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन भी गया क्योंकि इसमें बी आ गया है, तो सबसे लोएस्ट तो आपका सी में होता है। सी के बाद आपका आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स तो ये लोग बेच रहे होते हैं, मगर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे आपने शैम्पू के ऐड देखे होंगे, बहुत सारी शैम्पूज मिलते हैं, मगर हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है, हर किसी का अपने अपना चीजें, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो वो परफेक्ट कंपटीशन के बाद आता है। देन आपका आता है ओलिगोपॉली मार्केट। ओलिगोपॉली मार्केट का मतलब है कि फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स है। फर्म्स क्या है, मतलब चार या पांच ही हैं जो डील कर रही हैं इस मार्केट में, मगर वो क्या कर रही है, लार्ज शेयर है उनके पास। वो कंपनी का मार्केट का लार्ज शेयर, मतलब जितने भी कंज्यूमर है वो इन चार पांच कंपनियों के अंडर में आते हैं। तो ओलिगोपॉली थर्ड नंबर में इसका मतलब डिग्री ऑफ कंपटीशन इसमें रहता है। देन आता है डुओपॉली। ठीक है, डुओपॉली मार्केट, जैसे मोनोपोली थी ऐसे डुओपॉली है। डुओपॉली का मतलब है इसमें दो फर्म्स होंगी। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्शन जो सेल कर रही है मार्केट में वो दो है। मोनोपोली में खाली वन है, तो वन सेलर है, तो सारा कंपटीशन, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन यहाँ पर कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन उसको कॉम्पीट ही नहीं कर सकते, सबसे हाईएस्ट वो रहता है। देन डुओपॉली आता है, देन आपका ओलिगोपॉली, उससे कम है आपका मोनोपोलिस्टिक, या सबसे कम है परफेक्ट कंपटीशन। तो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, कॉम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर एज पर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपटीशन अमंग द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफन गुड्स के ऊपर। आप लोगों ने ये भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ये भी इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। गिफन गुड्स ये क्या आते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं जो कि एक्सेप्शनल है लॉ ऑफ डिमांड के। ये बात सही है कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड किस पे चलता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। क्योंकि प्राइस हाई रहेगा तो आपका डिमांड क्या होगी, फॉल करेगी। ठीक है, डिमांड फॉल करेगी। अगर प्राइस लो रहेगा तो डिमांड, अगर प्राइस लो रहेगा तो डिमांड ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि लोग तभी खरीदेंगे जब डिमांड, प्रोडक्ट तभी खरीदना पसंद करेंगे जब प्राइस कम रहेगा। तो ये क्या होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है लॉ ऑफ डिमांड में।
तो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वही चीज है, मगर लॉ ऑफ डिमांड का रूल गिफिन गुड्स में नहीं लगता है। तो ये फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। अब लिखा है अंडर गिफिन गुड्स द डिमांड कर्व शो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द गुड्स। मैंने बताया था नेगेटिव रिलेशनशिप किस में बताया जाता है, लॉ ऑफ डिमांड में। अब जब गिफिन गुड्स, इसका क्या है, एक्सेप्शनल केस है, तो इसका कर्व ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट और आपका ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपका क्या है, इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। तो इसमें मतलब स्टार्टिंग में आपके पहले इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन फंक्शन ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि द रिजिड लाइंस डिफाइन द प्रोडक्शन प्लान in which substitution between two inputs is technically feasible without affecting the outcome। तो जो रिजिड लाइन होती है डिफाइन करती है प्रोडक्शन प्लान को विच इज सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू इनपुट्स टेक्निकली फिजिबल विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। तो आपने रिजिड लाइंस पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कोई भी आउटपुट सेलेक्ट कर लो इस रिजिड लाइन पे, उसमें क्या होगा, आपका आउटपुट उतना ही बनकर आएगा, आउटपुट कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ये बात करेक्ट है। नेक्स्ट है इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय लोकेटिंग द पॉइंट ऑन द वेरियस आइसोकॉन्ट एट विच MRTS इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है ना कि जो आइसोकॉन्ट होता है, आइसोकॉन्ट ये बताता है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप इनपुट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से इनपुट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कि आपको कैपिटल इंटेंसिव यूज करना है या लेबर इंटेंसिव यूज करना है, कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है, और वो आपका आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वो जो उसका स्लोप होता है वो MRTS 0, ये इंडिकेट करता है कि MRTS 0 है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका बैंकिंग से। बैंकिंग क्या, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, रेपो रेट, RBI, इन सब की चीजों, इन सब के बारे में आपने पढ़ा था, अपने बिजनेस में भी पढ़ा था कि ये सारी चीजें क्या होती है। आपको पता है रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फंड्स फ्रॉम RBI। देखो, RBI इंडिविजुअल्स को, जनरल पब्लिक को लोन नहीं देता, वो किसको देता है, कमर्शियल बैंक्स को देता है, या फिर गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो वो सब RBI से डील करते हैं, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक लोन लेता है RBI से, तो जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है RBI, उसको रेपो रेट बोलते हैं। वहीं पर रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच इंटरेस्ट दैट कमर्शियल बैंक गेट्स व्हेन दे लेंड फंड्स टू RBI। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेती होगी और उसको वो जो इंटरेस्ट पे करती होगी उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सी बात है, जब रेपो रेट का मतलब है जब RBI से कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है तो उस पर देने वाला है इंटरेस्ट, वहीं पे जब RBI कमर्शियल बैंक से लेती है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स में भी, आपने बैंकिंग में भी पढ़ा होगा अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका ड्रॉप कर दिया गया था, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, इसमें क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट था तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था। अब इसमें पूछा है कि बैंकिंग में जो CRR होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है। इसमें लिखा था क्रेडिट रिजर्व रेशियो, कैश रिटर्न रेशियो, केस रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रिजर्व रेशियो। तो ये मिसप्रिंट हो गया था। इसका आपको पता है CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो ऑप्शन ये होना था, इसमें कोई भी वो ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपका आता है ये इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि दैट द प्राइस व्हेन प्राइस कंटिन्यू टू राइज इन स्पाइट ऑफ प्राइस कंट्रोल बट एट अ लेस देन पोटेंशियल रेट इज कॉल्ड। अब ये किस तरीके का इन्फ्लेशन होता है, आपको ये चीज बतानी है इसमें, ठीक है। ये व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इट इज, ठीक है, ये चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट है, दैट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या था, व्हेन द प्राइस कंटिन्यू टू राइज इन स्पाइट ऑफ प्राइस कंट्रोल बट लेस देन पोटेंशियल रेट। मतलब कि आपका प्राइस क्या है, राइज तो कर रहा है, ठीक है, मगर अपने पोटेंशियल रेट से कम कर रहा है, तो उसको सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन ID है 750। तो ये है आपका थ्योरीज में से, बिजनेस की थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, मैं आपको इंग्लिश में दिखाती हूँ ये, या या आपने एक्सपेरिमेंट थ्योरीज पढ़ी होंगी बिजनेस में, तो ये उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इसमें आपकी सबसे पहले आती है आपकी
हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट थ्योरी। तो ये है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक फैक्ट्री के अंदर। ये उससे रिलेटेड थ्योरी थी। वर्कर्स के ऊपर देखा गया था कि अगर उनकी लाइटनिंग को चेंज कर दें, ठीक है, अगर उनको अच्छी लाइट में काम करवाया जाए तो क्या वो अच्छे से काम करेंगे। अगर उनको ये लाइट का कम कर दें तो क्या उनका प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, या उन्हें ग्रुप में अगर किसी को ग्रुप में करवा रहे हैं काम तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को देखने के लिए ये हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट हुआ था। नीड हायरार्की थ्योरी आपको पता होगा, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। तो बी का ऑप्शन नंबर फोर्थ है। तो देखो बी का ऑप्शन नंबर फोर्थ, दो दो ऑप्शंस में है तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो कैंसिल आउट हो गए। फिर आता है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, देन है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो आपका थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी थी, ऑप्शन नंबर डी है इसका, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। देन आपका दिया था, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ए का होता है फर्स्ट। ये मायो, एल्टन मायो ने ये थ्योरी दी थी आपकी एक्सपेरिमेंट थ्योरी, ठीक है। और वहीं पर मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी आपकी हर्बक्स की है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हर्बक्स ने आपकी क्या दी थी, मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी दी थी। ऑप्शन नंबर डी का है आपका सेकंड। ये था आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने थ्योरीज तो पढ़ ली होंगी, तो बेसिकली हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं एक साथ। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर फॉर इफेक्टिव फोरकास्टिंग इन अ सीक्वेंस। तो फोरकास्टिंग की आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है फोरकास्टिंग की। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, डिटरमाइन द टाइम पीरियड फॉर फोरकास्ट, identify the objective for which forecasting is done, collect the data required, select the right forecasting method in line with the objective and time frame, implementation the result for decision making, and periodically evaluate the forecasting, revise if required। देखो रिवाइज वाला जो बात है, इम्प्लीमेंटेशन द रिजल्ट, आपको पता है सबसे लास्ट ऑप्शन है, तो ई लास्ट ऑप्शन आना है इसमें। ई तीन में है, इसमें नहीं है, तो इसको हम कट डाउन कर देते हैं। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। जब भी आपको, या फिर जो आपका ऑब्जेक्टिव है फोरकास्टिंग का, आपको वो चीज करनी होगी। मतलब तीन चार चीजें हैं जो पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपना ऑब्जेक्टिव कि हम फोरकास्टिंग कर किस ले रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इन दो में ऑप्शन नंबर बी है, फर्स्ट चला जाएगा। अब जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, देन आपका नेक्स्ट क्या होता है कि अब आप डेटा कलेक्ट करेंगे या फिर अपना टाइम देखेंगे, किस टाइम के लिए आपको फोरकास्ट करना है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है डिटरमाइन द टाइम पीरियड फॉर फोरकास्ट। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको टाइम पीरियड करना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आती है ऑप्शन नंबर डी, सिलेक्ट द राइट फोरकास्टिंग मेथड इन अ लाइन विद द ऑब्जेक्टिव एंड द टाइम फ्रेम्स। अब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, आपने टाइम सेट कर लिया, अब आपको क्या करना होगा, मैथड्स, करेक्ट मैथड सेलेक्ट करने होंगे। जब एक बार ये चीजें, जो तीनों चीजें हो जाएंगी, उसके बाद अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट द डेटा रिक्वायर्ड, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि आपने पहले ऑब्जेक्टिव बनाया, देन टाइम फ्रेम लगाया, देन मैथड सेट किए, उसके बाद डेटा कलेक्ट किया एंड देन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये आपका फोरकास्टिंग का प्रोसीजर है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैंने आपको हिंदी में दिखाया था, या मैं आपको इंग्लिश में दिखाती हूँ। देखो इसमें आपका ये है क्वेश्चन 9752। इसका जो मतलब सीयूटी से रिजल्ट में आंसर आंसर की आई थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था इसका, ठीक है। क्वेश्चन 9752 करेक्ट ऑप्शन था आपका फर्स्ट। इसमें लिखा है, इन विच ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन गिव्स द बेनिफिट ऑफ रिमूविंग मिडल मैन इन द इन बिटवीन। देखो आपने लेवल ऑफ मिडिल मैंस पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि मैन्युफैक्चर होता है, उससे गुड्स कंज्यूमर तक जाने होते हैं। तो एक तो होता है जो मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कंज्यूमर ले लेता है, इसको जीरो लेवल बोलते हैं, कि बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं आया है। उसके बाद वो मैन्युफैक्चर के बाद आपका होलसेलर आ जाते हैं, कई बार जो बल्क में मैन्युफैक्चर से सामान खरीदते हैं, फिर वो कंज्यूमर को बेच लेते हैं, क्योंकि कंज्यूमर कई बार होलसेलर से सामान लेते हैं। वहीं पे मैन्युफैक्चर आते हैं, होलसेलर आते हैं, देन आपके रिटेलर आ जाते हैं, ठीक है। रिटेलर्स आ जाते हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं आपके घर के पास, वो कंज्यूमर्स के पास गुड्स पहुंचाते हैं। तो इसमें बोला है कि रिमूव कर दिया है मिडल मैन को,
मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, तो ये कौन सा बिजनेस होगा? एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, देखो यहाँ तो बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है, कस्टमर टू बिजनेस हो रही है, कस्टमर टू कस्टमर हो रही है। एक आपका आता है बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। जैसे आप ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन भी अब आप कई बार डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चर है उनसे गुड्स मंगवा लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा B2C, जिसमें ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें मिडल मैन का हटाने का काफी बेनिफिट रहा है, तो वो B2C में फायदा रहा है। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, बीच में मिडल मैन होते हैं तो वो अपना पोर्शन भी चार्ज करते हैं और आपको महंगे में पैसा देते हैं, मतलब जो गुड्स है वो आपको कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि वो अपनी कॉस्ट भी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकाउंट्स का है, ये आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन है। ये रहा, एज पर द डबल एंट्री सिस्टम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ ओनर इज। अब आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, किस सीक्वेंस में आपका क्या होता है, ये फाइल्स बनती हैं, ये ट्रांजेक्शन होती हैं, वो आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें आता है, इसमें दैट इज सेकेंड। मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी मेमोरेंडम ऑफ बुक बन के आती है। ठीक है, हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ बुक है वो बनेगा सबसे पहले। देन उसके बाद आपका जब मेमोरेंडम ऑफ बुक बन जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। आपको पता है जर्नल एंट्रीज के बाद आपका लेजर बनता है, ऑप्शन नंबर सी बनता है। तो पहले ई बनेगा, देन डी होगा, फिर आपकी लेजर बनेगा, लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एंड देन बैलेंस शीट बनता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। इसमें आपको सीक्वेंस बतानी है किस तरीके से आपकी अकाउंटिंग की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनर की बुक्स में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये मैं आपको थोड़ा क्लियर करती हूँ, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने स्क्रीन पे, वेट अ मिनट में थोड़ा, हाँ, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये है, ये भी आपका क्या है, अकाउंटिंग के अंदर से ही है। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये इससे क्वेश्चन है। आपको पता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, मगर कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस वो हमेशा पूछते रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? तो ए का आपका ऑप्शन नंबर है थर्ड, ए का ऑप्शन नंबर थर्ड है, तो वो है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। ठीक है, सबसे आपको ये चीज आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले प्रिपेयर करी जाती है, तो वो इसलिए फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, देन आपका आता है बी ऑप्शन, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। जो इवेंट्स होते हैं आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये कौन से आपके स्टैंडर्ड में आता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज AS10। देन आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉयज बेनिफिट आपका आता है 19। एंड लास्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है, दैट इज 20। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद करने पड़ेंगे। कुछ अकाउंट देखो, इस बार ये पूछे थे, इस बार और कुछ पूछ सकते हैं, तो वो आपको एक बार अपने गो थ्रू करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक बार उसे 2-3 बार देखोगे ना तो आपको रिवाइज हो जाएंगे, और वो रिवाइज हो जाएंगे तो आपको ऐसे जब आप ऑप्शंस देखोगे तो इजीली रिवाइज कर पाओगे। तो उन्हें एक शीट पे लिख लो, या फिर जो भी बुक है उसमें के उसे रोज देखें, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता उसको रोज देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको रेशियो निकालना है। अब देखो XY2 पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1। ठीक है, 2:1 उनका पुराना आया था। एक नया पार्टनर आया है Z 1/4 रेशियो के साथ, तो हमें नया प्रॉफिट रेशियो बताना है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो 1/4 आया है, ठीक है, तो 1 माइनस 1/4, टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो नया वाला 1 है, और 1 में से 1 माइनस 1/4 चला गया तो आपका आता है दैट इज 3/4। अब इस 3/4 को बांटने वाले कौन कौन है आपके, ए और बी, सॉरी एक्स और वाई जो पुराने पार्टनर है। ठीक है, 1 में से 1/4 तो नए वाले पार्टनर का शेयर हो गया, टोटल शेयर आपको पता है 1 है, जिसमें से 1/4 नए पार्टनर का हो गया, तो पुराने पार्टनर के लिए बचे 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। 3/4 उनका पोर्शन हो गया। अब इस 3/4 को बांटने वाले दो जने हैं एक्स और वाई, वो भी किस रेशियो में, जो उनका पुराना रेशियो है उसमें इस 3/4 को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका वो इनका नया शेयर आ जाएगा। जैसे 3/4 का, एक्चुअली इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है
लिखने में, वेट अ मिनट, 3/4 इंटू में x का निकाल रहे हैं अभी हम, तो x का निकलेगा 3/4 इंटू में 2/3, तो इसका पोर्शन आपका आ जाएगा 6/12। ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरे वाले का, तो 3/4 का 1/3, तो ये आ जाएगा 3/12। ये 3/12, एक का 6/12, दूसरे का 3/12, ठीक है, दो आ गए। अब हमें नीचे का क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तीनों का। तो पुराने वालों के एक का आया है आपका 2/3 इंटू में 1/4, दैट इज 2/3 इंटू में 2/3 इंटू में 3/4, तो आपका एक का आया है 6/12। ठीक है, एक दूसरे वाले का आया है 3/12, नए वाले का है 1/4, तो डिनोमिनेटर चेंज करने के लिए इसमें 3 इंटू 3 कर देंगे तो 3/12 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा इसमें, 6:3:3, और 6:3:3 को डिवाइड कर दोगे कॉमन फैक्टर 3 से, तो आपका आ जाएगा 2:1:1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, 2:1:1। ठीक है, थोड़ा इसमें लिखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपको कल ये क्वेश्चन दोबारा करा दूंगी, मगर मैं आपको एक बार वर्बली बता देती हूँ कि इसका क्या ऑप्शन होगा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों ने अपना 11th क्लास में किया भी होगा, जब आपने गुडविल वाला चैप्टर किया होगा, तो उसमें आपने सीखा था। तो क्या होता है, टोटल शेयर कितना था नए वाले पार्टनर्स का, पुराने वाले पार्टनर्स का शेयर था 2:1, नया पार्टनर आया 1/4 में, तो हम मान लेंगे इस बार पूरा प्रॉफिट 1 है। नया पार्टनर 1/4 के साथ आया, तो माइनस कर देंगे 1 में से 1/4, तो आपका 3/4 आ जाएगा बचे हुए पार्टनर्स का पोर्शन। तो उसमें हम इन दोनों का शेयर देख लेंगे, एक्स और वाई का, पुराने रेशियो में 2/3 और 1/3 में, तो इसलिए आपका 2:1:1 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी ये प्रॉब्लम लिखने में हो रही है। मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये आपके 11th क्लास का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 13 थर्ड एंड पार्ट 1, इसके बारे में बोला है करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बेसिस पे। तो अब देखो, आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कि क्या चीज पहले आती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ क्या है। नंबर सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। आपको पता है बैलेंस शीट में सबसे ऊपर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते हैं, तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल आता है। देन आपका ई प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आता है। देन आपका मनी अगेंस्ट विच शेयर वारंट्स आता है। उसके बाद आपका आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देन आपका डी आता है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स आपको पता है सबसे नीचे आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ये आपका स्टॉक एक्सचेंज से है। आपको पता है कि आपके यहाँ दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दो स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये बताना है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। देखो, पिछली बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूछा था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी पूछ सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं, तो उनको थोड़ा ब्रीफली पढ़ें कि उनमें क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका आता है ऑप्शन नंबर 3, ये 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, डेट्स बहुत जरूरी है, ऐसे बैंक की भी बहुत डेट्स आएंगी आपकी कि बैंक में क्या डेट्स आती हैं। अब देखो, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये आपका बिजनेस में से है। पेपर अगर आप 2013 का देखेंगे तो काफी इजी है, सॉरी 2023 का। अरेंज करना है आपको स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट को, क्या क्या स्टेप्स आती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ये भी आपका क्लास 11th में बिजनेस का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले क्या होना है, करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है किसी भी चीज के लिए, सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। देन आपको सर्चिंग करना पड़ता है। उसके बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं, देन हम इवेलुएट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिजनेस से रिलेटेड ही है, बिजनेस मैनेजमेंट से। तो बिजनेस मैनेजमेंट में आपने टाइप्स ऑफ जॉब डिजाइन, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, ये सारी चीजें वर्ड्स पढ़े होंगे जॉब के रिलेटेड। तो ये क्या होते हैं आपके, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। जॉब डिजाइन का मतलब क्या होता है, नंबर फर्स्ट, कि इनहेंस एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इन डूइंग जॉब, कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट आपको ज्यादा करना है, जिसमें वो जॉब कर रहे हैं उस काम को इंटरेस्टिंग बनाना है। जॉब रोटेशन क्या होता है आपका, एड वेराइटी एंड रिड्यूस बोर्डम इन द जॉब। देखो क्या होता है,
रोटेट कर देते हैं। आपको पता है ना कि यहाँ से वहां ट्रांसफर कर देते हैं या फिर दूसरी हायर पोजीशन पे या कुछ ये करते हैं। ये सारी चीजें क्यों करना पड़ता है? ताकि उनको वैरायटी ऑफ चीजें मिले, वो अलग अलग जगहों की चीजें सीख सकें, उनका जो बोर हो जाते हैं जॉब को करते करते हम उसको मिनिमाइज कर सकें। जॉब इनराजमेंट का मतलब है ऐड वैरायटी एंड नंबर ऑफ टास्क। मतलब कि जैसे पहले वो खाली डेटा एनालिस्ट का काम कर रहे थे, देन उसके बाद उसमें और जॉब की कुछ अलग अलग वेराइटीज डालो, ठीक है, उनका नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज करो, तो उसको जॉब इनराजमेंट कहते हैं। जॉब इनरिचमेंट का मतलब है गिव हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द वर्क, कि उनको डिग्री ऑफ कंट्रोल मिले कि वो अपनी मर्जी से कुछ काम कर सके, इसको जॉब इनरिचमेंट बोलते हैं, ठीक है। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. कल हम और क्वेश्चंस के साथ करेंगे, प्लस हम कल करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। आज इस पे क्या होता है, स्लाइड पे चल नहीं पा रहा था ये पेन, इस वजह से प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर पाए। कल हम क्या करेंगे, दूसरी स्टाइल में पढ़ेंगे, और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके अकाउंट्स के, इनकम टैक्स के, ठीक है, आपके बिजनेस फाइनेंस के, मैं आपको बिजनेस फाइनेंस पढ़ा भी रही हूँ, बिजनेस फाइनेंस के, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। सो बाय बाय,